मिडिल क्लास परिवार की परागी एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम किया करती है। उसका स्वभाव काफी अच्छा होता है। फिर एक रोज ऑफिस में, अबे दो कौड़ी के नौकर, ये तूने क्या किया? कॉफी गिराकर मेरे कपड़े खराब कर दिए। दिखता नहीं क्या तुझे अंधे? माफ कर दीजिए साहब, लेकिन आप ही देखकर नहीं चल रहे थे और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे उल्टा बोलता है? तेरी तो। रुक जाइए सर, आप भूषण काका के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते। बोलो मत परागी, मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ और तुम एक मामूली सी एम्प्लॉय। इसीलिए तुम इसमें अपनी टांग ना अड़ाओ तो ही अच्छा रहेगा। लेकिन जहां पर गलत होगा वहां पे मैं जरूर बोलूंगी। और ये कोई दो कौड़ी के नौकर नहीं है। इस कंपनी में काम कर रहा हर एक व्यक्ति अपनी मेहनत का कमाता है और हर किसी को उसकी इज्जत मिलनी ही चाहिए। इसलिए आपका कोई हक नहीं बनता कि आप इनसे बदतमीजी से बात करो। चुप बैठो परागी, तुम अपनी औकात भूल रही हो। बस कीजिए सर, दूसरों को औकात दिखाने से पहले अपनी गिरेबान में झांकिए। आपका बर्ताव ही आपकी औकात दर्शाता है। चलिए, अभी के अभी भूषण काका से माफी मांगिए। अरे नहीं परागी बेटा, जाने दो ना। नहीं काका, इन्होंने गलती की है तो इन्हें माफी तो मांगनी ही होगी। नहीं परागी, मैं किसी से कोई माफी नहीं मांगने वाला। नहीं सर, आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी। अरे चुप रहो। तभी वहां पर कंपनी के मालिक इंद्रजीत और उनका बेटा तुषार आता है। सुरेंद्र, अभी के अभी भूषण काका से माफी मांगो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। क्या? हाँ सुरेंद्र, परागी बिल्कुल सही कह रही है। किसी का अपमान करना बहुत गलत बात है और इस कंपनी में हर कोई आदमी एक बराबर है। कोई बड़ा या छोटा नहीं है। पर सर, मैं तो। माफी या दफा हो जाओ, अब तुम्हारी मर्जी। इस कंपनी में कोई किसी का अपमान नहीं कर सकता और अगर किया तो मैं उस व्यक्ति को ऑन द स्पॉट कंपनी से बाहर कर दूंगा। ठीक है सर। सॉरी काका। फिर वो मैनेजर अपना काम करने लगता है। परागी, तुम्हारी सोच और तुम्हारा स्वभाव सच में बहुत अच्छा है। ना सिर्फ इस कंपनी में बल्कि इस दुनिया में तुम जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। अगर हर कोई तुम्हारे जैसा बन गया तो ये दुनिया जीने के लिए कितनी अच्छी जगह बन जाएगी। थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम। वैसे कल तुमने ओवर टाइम किया था तो आज तुम जल्दी जा सकती हो। नहीं सर, थोड़ा एक्स्ट्रा काम है, वो कर लेती हूँ मैं, ताकि हमारा परसों का प्रेजेंटेशन और अच्छे से हो जाए और इंटरनेशनल क्लाइंट की डील भी पक्की हो जाए। ग्रेट। तुम्हारा काम की तरफ इतना लगाव और अपनापन देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बाकी सब तो बस पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन तुम नहीं। तुम इस कंपनी की ग्रोथ के लिए भी जी जान लगा देती हो। शुक्रिया परागी। यू आर वेलकम सर। तुषार भी ये सब देखकर बहुत खुश होता है। परागी अपने काम में बहुत उम्दा होती है और उसके प्रेजेंटेशन के कारण एक बहुत ही बड़ी डील पक्की हो जाती है, जिसके चलते उसे कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं। ये देखिए माँ, आज मैंने खाने में क्या क्या लाया है। अरे वाह, इतना सारा अलग अलग प्रकार का खाना। अस्मिता, सोहम, जल्दी से बाहर आओ। क्या हुआ माँ जी? क्या बात है, इतना टेस्टी खाना? हाँ, और ये खाना परागी ने लाया है। और भाभी, आज आपको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मेरे कारण कंपनी की बहुत ही बड़ी डील फाइनल हुई है, जिसके चलते मुझे एक्स्ट्रा के पैसे मिले हैं और इसीलिए मैंने तुम सबके लिए ये स्वादिष्ट खाना लाया है। क्या बात है, बहुत खूब परागी। लेकिन परागी, अगर तुम्हें एक्स्ट्रा के पैसे मिले थे तो तुम उसे बचत कर लेती ना। वो पैसे तुम्हें किसी और काम आ जाते। हाँ बेटा, अस्मिता बिल्कुल सही कह रही है। ओफो माँ, अब इतनी बचत करके कौन सा ताजमहल बांधना है मुझे? कभी कभार तो चलता है ना। चलिए, अब ये सब छोड़िए और जल्दी से हाथ मुंह धोकर हम सब खाना खाने बैठते हैं। ठीक है बेटा। फिर वो सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। इंद्रजीत भले ही अमीर आदमी होता है, पर वो और उसका परिवार काफी भले लोग होते हैं। अब वो और उसकी बीवी सिंधुरा तुषार के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। ये लड़की देख बेटा, बहुत ही बड़े टेक्सटाइल कंपनी के मालिक की बेटी है। अवंतिका नाम है इसका।
मैं तो सोच रही हूँ कि इसी को फाइनल कर लूं। अरे नहीं मॉम, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। क्या? लेकिन क्यों बेटा? हाँ तुषार, अरे ये लड़की तो कितनी सुंदर दिखती है और तुम दोनों की जोड़ी भी बहुत जचेगी। नहीं डैड, इस लड़की से मैं मिल चुका हूँ और ये बहुत घमंडी है। इसका तो स्वभाव देखकर ही मेरा दिमाग घूम गया था। देखिए मॉम डैड, मुझे एक ऐसी लड़की से शादी करनी है जो सीधी सादी हो और जो पैसों से नहीं बल्कि अपने स्वभाव और अपने दिल से अमीर हो। लेकिन अफसोस, ऐसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। अरे नहीं बेटा, मैं ऐसी एक लड़की को जानता हूँ जिसमें ये छवि दिखाई देती है मुझे, और वो और कोई नहीं बल्कि हमारी कंपनी में काम कर रही परागी है। परागी? हाँ सिंधुरा, परागी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। उसके विचार और उसका बर्ताव वाकई में सबसे अलग है। क्यों बेटा, सही कहा ना मैंने? हाँ डैड, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन बेटा, तुम्हें उस लड़की से शादी करने में कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं मॉम, आप दोनों की रजामंदी के आगे मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। बस मुझे मेरी सोच जैसी ही लाइफ पार्टनर चाहिए। अब इंद्रजीत और सिंधुरा अपना फैसला पक्का करके सीधे परागी के घर चले जाते हैं। अरे आप दोनों यहाँ पर आइए ना सर। माँ भैया, ये मेरे बॉस है और ये उनकी बीवी। नमस्ते साहब। नमस्ते सर। बेटी है ना? जी नमस्ते। आप भी बैठिए। फिर वो दोनों परागी के घर वालों से परागी और तुषार के रिश्ते की बात करते हैं, जिसे सुनकर वो सब चकित रह जाते हैं। क्या? मेरी और तुषार सर की शादी? हाँ परागी, माफ करना, ये बात मुझे पहले तुमसे करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसी बातें अक्सर परिवार की मौजूदगी में हो जाए तो बेहतर होता है, इसलिए मैं और सिंधुरा सीधे तुम्हारे घर चले आए। देखो बेटा, मुझे इंद्रजीत जी और तुषार ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है, और सच कहूँ तो वो सब सुनने के बाद मैं अब तुम्हें ही अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। और परागी, आजकल के इस जमाने में तुम जैसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। तुषार की तरफ से तो हाँ है, अब बस तुम्हारी हाँ की देर है। देख परागी बेटा, इतने अमीर लोग होकर भी ये कितने अच्छे स्वभाव के हैं, और ऐसे ससुराल वाले तुझे और कहीं नहीं मिलेंगे। देख, जो भी तेरे दिल में है वो कह दे। हाँ परागी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। तू तुषार को हमसे भी ज्यादा जानती है क्योंकि तुम लोग रोजाना एक दूसरे से ऑफिस में मिलते हो। ठीक है सर, मैं भी इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। हमेशा से ही मुझे आपकी और तुषार सर की सोच बहुत अच्छी लगती है। अरे आप लोग तो करोड़ों के मालिक होकर भी इतने डाउन टू अर्थ हैं, और तुषार सर को मुझ जैसी लड़की, मेरा मतलब मुझ में वो खास बात दिखी, यही मेरे लिए बहुत है। और मैं भी सच कहूँ तो मुझे भी कोई तुषार सर जैसा ही पति चाहिए था। और देख, भगवान ने तेरे लिए वैसा ही पति भेज दिया। हमारे तो भाग खुल गए जो इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। जी ऐसा मत कहिए, बड़े छोटे बस कहने के लिए है, लेकिन हम सब तो एक ही है ना, कोई भेदभाव नहीं। चलिए अब मुंह मीठा करते हैं, रिश्ता पक्का हुआ। हाँ बिल्कुल, अस्मिता से मैं अभी मिठाई मंगवाती हूँ। और फिर वो सभी लोग मुंह मीठा करते हैं, और रिश्ता पक्का होने के बाद जब परागी और तुषार एक दूसरे को अकेले में मिलते हैं, तभी, मैं तो आपकी कंपनी में एक मामूली सी एम्प्लॉय हूँ, तो फिर आपको मुझसे शादी क्यों करनी है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे जैसे स्वभाव की और भी कई सारी लड़कियां हैं जिनके पास ढेरों पैसा है। मैं कहाँ और आप कहाँ, हमारा मेल कैसे बनेगा? मैंने हाँ तो कह दिया, पर शादी की बात कही। नहीं परागी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। आई नो, तुम्हें इस बात का विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन लेट मी टेल यू परागी, मुझे सच में तुम बहुत पसंद हो। जिस तरह से तुम हर काम को इतने अच्छे से निभाती हो, हर किसी की भावनाओं की कदर करती हो, इतनी दिलदार और समझदार हो, और तुम्हारी यही क्वालिटीज मुझे भा गई। रियली सर? हाँ परागी, और तुम घबराओ मत, मैं उन लड़कों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो शादी के बाद बदल जाते हैं। मैंने बहुत सोचने के बाद ही ये फैसला लिया है, और अब बस तुम ही हो और कोई नहीं। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच सर, आपकी सोच काफी अच्छी है।
मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मेरी शादी आपसे होगी। ओफो परागी, ये सर सर क्या लगा के रखा है तुमने। अब हम दोनों शादी करने वाले हैं, इसलिए प्लीज तुम मुझे तुषार कहकर पुकारो। तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है तुषार, समझ गई मैं। अरे, अब इतना भी मत शर्माओ ना। अच्छा, मैं जा रही हूँ, मुझे एक जरूरी मेल करना है। अरे रुको तो। दिन गुजरते जाते हैं और इसी के साथ उन दोनों की नजदीकियां भी बढ़ जाती है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ये तुम्हारे लिए परागी, मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। लव यू। लव यू टू तुषार। और ये तोहफा सच में बहुत ही प्यारा है। थैंक यू सो मच तुषार। चलो कहीं बाहर चलते हैं। लेकिन कहाँ पर? कहीं दूर नहीं, बस पास ही की किसी कैफे में चलते हैं। हम दोनों ने फाइनली अब एक दूसरे को अपने दिल का हाल बता दिया है, तो अब इस बात का सेलिब्रेशन भी तो होना चाहिए ना। हाँ, वो तो है। पर तुषार, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाई। अरे सॉरी मत कहो पगले, अब तुम ही मेरा सबसे बड़ा तोहफा हो। फिर वो दोनों एक साथ कैफे चले जाते हैं और ये देखकर इंद्रजीत को बहुत खुशी मिलती है। चलो अच्छा है, शादी के पहले ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अब शादी के बाद इन दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंदूरा को भी ये बात फोन करके बताता हूँ और ये सुनकर वो भी बहुत खुश हो जाएगी। शादी की तैयारी अब जोरों शोरों से चलती है। ऐसे ही एक रोज, अरे माँ, कहाँ जा रही हो आप? रुको ना, थोड़ी देर और बैठो मेरे साथ। इतनी जल्दी मत सोने जाओ। चलो अब मेरी चंपी कर दो। अच्छा ठीक है बाबा, जैसा तू कहे। वैसे भी अब तो इस घर में बस कुछ ही दिन की मेहमान रह गई है। बेटियों का भी अलग ही होता है। पहले तो इतने नाजों से बड़ा करो और फिर एक दिन किसी और के घर भेज दो। अरे माँ, अब आप रोना मत शुरू करो। तो क्या करूं बेटा, रोक कर भी नहीं रुकते ये आंसू। तेरी बहुत याद आएगी, लेकिन इस बात की तसल्ली है मुझे कि तू अपने ससुराल में बहुत खुश रहेगी। तो बासु पूछो माँ, मैं सिर्फ एक घर से दूसरे घर जा रही हूँ, थोड़ी ना ये देश छोड़कर जा रही हूँ मैं। क्या अब भी? परागी बेटा, सच सच बता, अपने अमीर ससुराल में जाने के बाद तू अपने इस गरीब मायके को भूल तो नहीं जाएगी ना? पर ये आप कैसी बात कर रही हो माँ? मेरे पास चाहे कितनी भी दौलत क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं आप तीनों को कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि मेरी असली दौलत तो आप तीनों ही हो और आप लोगों के बगैर तो मैं अधूरी हूँ माँ। मेरे बच्चे। कुसुम और परागी एक दूसरे के गले लगती है। फिर एक दिन जब सिंदूरा परागी से मिलने उसके घर आती है, तभी, निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे पास से दूध नहीं खरीदना। अरे बहुत हो गया तुम्हारा, तुम्हारे जैसे कई सारे दूध वाले हैं। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना हमें इस मोहल्ले में कोई दूध नहीं देगा क्या? पर दीदी, हमारी कोई गलती नहीं है। एक बार मैंने कहा ना, निकल जाओ यहाँ से, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी तो सारी अक्कल ठिकाने आ जाएगी। ये दूध वाला तो कितना गरीब है, इसके तो पैर में भी चोट लगी है। तो परागी इस बेचारी को इतना क्यों डांट रही है? कहीं अब तक जिस परागी को हम लोग देख रहे थे वो कोई नाटक तो नहीं ना? सिंदूरा अब हैरान रह जाती है। चलो दफा हो जाओ यहाँ से, वरना अभी तो सिर्फ तुम्हारा एक ही पैर टूटा है, लेकिन ज्यादा देर तक यहाँ पर खड़े रहे तो मैं तुम्हारा दूसरा पैर भी तोड़ दूंगी। बदतमीज कहीं का। फिर वो दूध वाला वहां से चला जाता है और तभी सिंदूरा घर के अंदर आती है। अरे आंटी जी, आप यहाँ पर? हाँ परागी, लेकिन क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम उस बेचारे गरीब दूध वाले को क्यों डांट रही थी? उसके पैर में तो कितनी चोट लगी थी। अरे तुम तो गरीबों के लिए कितना सब करती हो, तो फिर आज ऐसा व्यवहार क्यों किया तुमने? अरे आंटी, वो कोई बेचारा वेचारा नहीं है, एक नंबर का नालायक आदमी है वो। क्या? हाँ आंटी, वो पूरे मोहल्ले में मिलावट वाला दूध बेचता है और अगर उसे कुछ बोल दो तो वो उनसे बदतमीजी से बात करता है और उसके पैर की यह हालत मोहल्ले के लोगों ने ही की है। लोग बीमार होने लगे हैं, इसलिए उन्होंने उसे मारा। और आज जब मैंने उसे दूध लेने के लिए मना कर दिया
तो वो मुझ पर ही चिल्लाने लगा और इसीलिए मैं उसे डांट रही थी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? माफ करना परागी, मुझे कुछ और ही लगा। जो जैसा दिखता है हमेशा वैसा नहीं होता आंटी जी। उस दूध वाले की ही गलती थी, इसलिए मैंने उसे सुनाकर भगा दिया। ये तुमने बिल्कुल सही किया बेटा। जी आंटी जी, वैसे मैं तुम्हें ये गहने और कपड़े देने आई थी। मैंने खरीदे ही तुम्हारे लिए। पर आंटी, इन सब की क्या जरूरत थी? जरूरत है बेटा, इसीलिए तो लाई हूँ, और इसे लेने से मना मत करना। पर आंटी, मुझे बस आपका आशीर्वाद और प्यार चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। जानती हूँ बेटा, पर अब तुम यही समझ लो कि इन कपड़ों और गहनों में ही हमारा प्यार और आशीर्वाद बसा है। प्लीज अपना लो इसे बेटा। आप भी ना आंटी। अच्छा ठीक है, मैं आपका मान जरूर रखूंगी, और इसके लिए बहुत धन्यवाद। फिर कुछ दिनों के बाद परागी और तुषार की शादी हो जाती है, और ससुराल में पहले ही दिन वो सबके उठने से पहले ही डाइनिंग टेबल पर सारा खाना तैयार करके रखती है। अरे वाह, इतना सारा स्वादिष्ट खाना! खुशबू सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो जी भरकर खाइए पापा जी। ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया है, अपनी पहली रसोई की रस्म के चलते। क्या बात है परागी, तुम तो हर काम एकदम फर्स्ट क्लास करती हो। इतना टैलेंट आखिर आता कहाँ से है तुम्हें? अरे परागी बेटा, एक ही तो दिल है हमारा, कितनी बार जीतोगी इसे। शुक्रिया माँ जी, लेकिन तुम अगर केवल हलवा भी बनाती तो भी ये रस्म पूरी हो जाती बेटा। इतना सब बनाने की दिक्कत क्यों ली तुमने? हमारा किचन स्टाफ है, और वो लोग दिन का पूरा खाना बनाते हैं। पता है माँ जी, लेकिन उससे क्या होता है? अब जैसे ही मुझे समय मिलता जाएगा वैसे मैं भी खाना बनाया करूंगी। चलिए, अब सब बिना देरी किए खाना खाते हैं। ठीक है बहू। अरे भाई, आप लोग वहां पर क्यों खड़े हो? आप भी आइए। आप और बाकी स्टाफ मेंबर भी हमारे साथ ही खाइए। मैं सबको परोसती हूँ। पूछने के लिए धन्यवाद मैडम, पर हम तो ठहरे मामूली से स्टाफ मेंबर, इसीलिए पहले आप खा लीजिए, हम सब बाद में खा लेंगे। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? आप कोई स्टाफ मेंबर नहीं हो। अरे आप तो मेरे भाई समान हो, और आज तो मेरी पहली रसोई का खाना है, इसलिए आप सबको खाना ही होगा। चलिए, जल्दी से बुलाइए सबको। बड़े साहब, अरे सोचो मत भाई, जाओ, जाकर सबको बुलाओ। अब हमारी बहू जो भी बोलेगी वैसा ही होगा। सच में तुम्हारे आने से घर में एक अलग ही रौनक आ चुकी है। हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि हमारे घर इतनी सुशील बहू आएगी। हमारे तो भाग खुल गए। शादी के बाद परागी अब कंपनी की सीईओ बन जाती है, और उसके काम करने के कारण कंपनी को अब तक का सबसे बड़ा मुनाफा होता है। जिसके बाद घर पर एक पार्टी रखी जाती है, और उस पार्टी में परागी अपने मायके वालों को भी बुलाती है। इतना स्वादिष्ट है ये, इसे स्प्रिंग रोल कहते हैं ना परागी? हाँ भाभी, लेकिन परागी बिटिया, मुझे एक बात समझ नहीं आई। तेरे ससुराल वाले तो इतने अमीर लोग हैं, तो फिर उन्होंने इतना सही खाना क्यों दिया है? मेरा मतलब ये है कि इस रोल को खाकर तो मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरेगा। अरे माँ, ये स्प्रिंग रोल कोई खाना नहीं है, ये तो बस एक स्टार्टर है। मतलब, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ चखने के लिए है। पूरा खाना बाद में खाएंगे हम सब। और स्टार्टर में तो बहुत सारी वैरायटी है, और मीठे में तो आपका पसंदीदा मूंग दाल का हलवा भी बना है, जो मैंने खास आपके लिए बनवाया है। वाह वाह वाह, ये तो कमाल ही हो गया। परागी, अरे तुम्हारे कारण ही हम इतने बड़े घर में आकर ये सब खा पा रहे हैं। तुमने हमें जीवन में बहुत कुछ दिया है, और उसके लिए बहुत धन्यवाद। अरे क्या, अब भी आप लोगों का तो धन्यवाद खत्म ही नहीं होता। लेकिन पार्टी में आए अमीर लोग परागी के मायके वालों को देखकर आपस में बातें बनाते हैं। वो देखो, कैसे कैसे लोग आए हैं पार्टी में। ना कोई क्लास है, ना कोई मैनर्स। खा तो ऐसे रहे हैं जैसे कि जन्मों के भूखे हो। एग्जैक्टली। अरे कपड़े तो देखो उनके, कितने चीप लग रहे हैं ये लोग। लगता है ये लोग परागी के घर वाले हैं। आफ्टर ऑल वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, और ऐसे लोगों से हम और क्या ही उम्मीद रख सकते हैं।
अरे मुझे तो कभी कभी ये समझ नहीं आता कि तुषार और उसके पेरेंट्स ने इस परागी को क्यों चुना। खामखा अपनी इज्जत की धज्जियां खुद ही उड़ा रहे हैं ये लोग। वेल, हमें उससे क्या लेना देना है, हम पार्टी एंजॉय करते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल। उन दोनों की बातें परागी सुन लेती है और वो पार्टी खराब ना हो इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं बोलती। फिर एक दिन जब वो एक महंगे चमचमाती हुई कार में अपने मायके जाती है, तभी उसे देखकर सभी मोहल्ले वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे वाह परागी, तू तो एकदम सेठानी बन गई है। हाँ, अरे कहा तू उस कंपनी में काम किया करती थी और अब तो तू उस कंपनी की मालकिन बन गई है। कमाल है। वैसे अच्छा पैंतरा आजमाया है तूने, सीधे बॉस के बेटे को ही प्यार में फंसाकर अमीर बन गई तू तो। ये आप क्या बोल रही है काकी जी, मैंने कोई पैंतरा नहीं आजमाया। अरे पहली बात तो ये है कि मेरे सास ससुर ने मुझ में वो खूबियां देखी जो उन्हें अपनी बहू में चाहिए थी और मेरे पति को मेरा स्वभाव पसंद आया, इसलिए उन्होंने मुझे शादी के लिए चुना। और रही दूसरी बात, मैं कंपनी की मालकिन तुषार को प्यार में फंसाकर नहीं बनी हूँ, बल्कि अपनी काबिलियत की बलबूते बनी हूँ। तू तो बुरा मान गई रे, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था बेटा। अब बस कीजिए, मैं आप जैसी मीठी छुरी काकियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे तो आपसे बात करनी ही नहीं चाहिए थी और मैं आपको सफाई भी क्यों दूं। चलिए साइड हो जाइए मेरे रास्ते से, मुझे अपने घर जाना है। परागी उन दोनों औरतों को मुंह तोड़ जवाब देकर घर के अंदर चली जाती है। फिर ऐसे ही एक रोज सिंधुरा परागी को अपनी सहेली मलिका के घर ले जाती है, जहाँ पर उसकी मलिका की बहू नैना संग उसकी बहुत अच्छे से बनती है। वाह नैना, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। थैंक यू परागी, ये हमने इंडिया के टॉप इंटीरियर डिजाइनर से करवाया है। दैट्स रियली ग्रेट। वैसे तुम इस संडे क्या कर रही हो? आई मीन कंपनी के कामों में बिजी हो क्या? अरे नहीं नैना, आने वाले 2 हफ्तों तक काम का इतना प्रेशर नहीं है, इसलिए मैं इस संडे बस सुबह ही कंपनी में जाऊंगी। पर तुम क्यों पूछ रही हो, क्या है संडे को? अरे मेरे घर पर किटी पार्टी है, मेरी सारी सहेलियां आएगी और वो भी हमारी तरह ही बड़े बिजनेसमैन की बीवियां हैं। उतना ही तुम भी घुल मिल जाओगी। अगर फ्री हो तो ज्वाइन अस। डन नैना, मैं इस संडे जरूर आऊंगी। फिर संडे को परागी नैना के घर जाती है, जहाँ पर वो उसकी अमीर सहेलियों से मिलती है और उनके साथ वो कुछ ही मिनटों में अच्छे से घुल मिल जाती है। फिर एक रोज जब वो लोग मॉल गए होते हैं, तभी अरे परागी, मुझे एक बात समझ नहीं आई, इतने अमीर घराने की बहू होकर भी तुमने ये सादा सा ड्रेस क्यों पहना है? हाँ परागी, मैं भी तुझे वही बोलने वाली थी। तुम्हें तुम्हारी सास ने इन कपड़ों में बाहर जाने भी कैसे दिया? और नहीं तो क्या, मेरी सास तो मुझे ब्रांडेड कपड़े के बिना बाहर जाने भी नहीं देती। पर मुझे तो माँ जी ने कुछ भी नहीं बोला और मैं तो हमेशा से ही ऐसे कपड़े पहनती हूँ। और क्या बुराई है इसमें? देखो परागी, अब तुम अमीर हो चुकी हो, मिडिल क्लास नहीं रही, इसीलिए अपने फैशन को और अच्छा रखो। और रही बात तुम्हारी सास की, तो वो आज नहीं तो कल तुम्हें तुम्हारे ड्रेसेस बदलने के लिए जरूर कहेगी, क्योंकि हम अगर ये सादे कपड़े पहनेंगे तो हमारे और मिडिल क्लास लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। हाँ परागी, ये दोनों सही बोल रही है। अब हमें ही देखो, हमने सर से पांव तक जो भी पहना है एकदम ब्रांडेड पहना है। और जब तुम्हें अब इतना अमीर ससुराल मिला है और तुम एक बड़े कंपनी की सीईओ हो, तो अपना फैशन सेंस बदलो यार और अमीरों की तरह रहो। अच्छा समझ गई मैं। उतने में मॉल आए अस्मिता और कुसुम परागी को कैफेटेरिया में देखकर उसके पास चले आते हैं और उन्हें देखकर उसकी सारी सहेलियां अजीब सी शक्लें बनाती हैं। अरे परागी बेटा। अरे माँ भाभी, आप दोनों यहाँ पर? अरे तुमने ही तो पैसे दिए थे, उसी की शॉपिंग करने आए हैं। पर यहाँ तो सब कुछ बहुत महंगा है, पर फिर भी हम कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाएंगे। वैसे तूने ये नई सहेलियां कब बना ली? बन गई माँ। और थोड़ा धीरे बोलिए ना, सब हमारी ही तरफ देख रहे हैं। अरे तो फिर देखने देना, उसमें क्या होता है। अच्छा चल, अब हम भी तेरी सहेलियों के साथ बैठकर बातें करेंगे
और चाय की चुस्की लेंगे। क्यों अस्मिता? हाँ माँ जी, एकदम मस्त आइडिया है। अरे पर आप दोनों जानती हो क्या, ऊपर के फ्लोर पर सेल लगी है। 2000 के कपड़े 500 में मिल रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को पहले वहां पर जाना चाहिए, फिर यहाँ पर आ जाना। ठीक है बेटा, हम अभी जाते हैं वहां पर। चल अस्मिता। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और उसके बाद, ओ गॉड परागी, सॉरी टू से यार, पर तुम्हारी मॉम और सिस्टर इन लॉ तो बस कहने के लिए ही मिडिल क्लास है, पर असल में तो उनका क्लास तो एकदम लो है। अरे तूने उनके कपड़े देखे थे क्या? परागी ने तो फिर भी ठीक ठाक कपड़े पहने हैं, लेकिन उन दोनों ने क्या कपड़े पहने थे? अरे मैं तो ऐसे चीप लोगों की तरफ देखती भी नहीं, लेकिन अब वो लोग इतने झट से सामने आ गए तो मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं था और उन्हें देखना ही पड़ा। फिर घर जाकर परागी इस बारे में बहुत सोचती है। सही तो कह रहे थे वो लोग, अब बराबरी के लोगों के सामने वैसे ही कपड़े पहनने होंगे ना। ये माँ और भाभी को तो जरा भी मैनर्स नहीं है कि कहाँ पर कैसा बर्ताव करना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं ही अपने मायके वालों को सुधारूंगी और उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आऊंगी, जिसे पहनकर वो लोग भी एकदम हाई क्लास वाले लगेंगे। और फिर मेरी सारी सहेलियां उनके बारे में वैसा सोचना बंद कर देगी। फिर परागी महंगे महंगे नए कपड़े लेकर मायके चली जाती है। ये सब क्या है परागी, तुमने इतने महंगे कपड़े क्यों लाए हैं? हाँ बेटा, अरे ये साड़ी तो कितनी महंगी है, क्या जरूरत थी इसकी? जरूरत थी माँ, क्योंकि आप लोगों के कारण उस दिन मेरी नई सहेलियों ने मुझे बहुत ताने मारे। अरे आप लोग वहां पे मॉल में आई थी, ना कि कोई मार्केट में। थोड़े तो ढंग के कपड़े पहन लेती ना, इसलिए वो सब बोल रही थी कि तेरे मायके वाले ऐसे कैसे हैं। लेकिन परागी, तुम्हारी सोच तो पहले ऐसी कभी नहीं थी, तो फिर तुम ये सब कब से सोचने लगी? अरे भाभी, इसमें सोच की कोई बात नहीं है, और रहना सहना ही सब कुछ होता है। पर मैं तो अब अमीर बन गई हूँ, मेरी हैसियत है, तो आप लोगों को भी अच्छे कपड़े पहनकर ही आना चाहिए ना। चलो छोड़ो वो सब, पर आगे से आप जब भी मुझसे मिलने आओगे या फिर किसी फंक्शन में जाओगे तो यही कपड़े पहन कर आना। अरे ये तो कैसी बातें कर रही है बेटी, हम तो तेरे ससुराल में कितनी बार आएंगे, तो हर बार तो हमें ऐसे ही महंगे कपड़े दिलाएगी क्या? हाँ माँ, हर बार दिलाऊंगी मैं आपको नए कपड़े, क्योंकि मैं अब उतना कमाती हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए उतना तो कर ही सकती हूँ ना। और अब बात मेरे स्टेटस पर आती है, इसलिए प्लीज अगली बार से ध्यान रखना। अगर कुछ भी कम पड़े तो मुझे बताना, पर प्लीज अपने ये बाबा आदम के जमाने वाले कपड़े पहनकर बिल्कुल मत आना। ठीक है परागी, बुरा मत मानना, पर ये सारी बातें ध्यान देने लायक है, इसीलिए बता रही हूँ मैं आपको। मैं अब एक अमीर घर की बहू बन चुकी हूँ और साथ ही कंपनी की सीईओ भी बन चुकी हूँ, तो लोग मेरे और मेरे अपनों की हर एक बात पर और उनकी हर एक चीज पर गौर फरमाते हैं। इसीलिए टिप टॉप रहना बहुत जरूरी है। परागी के कहने पर अस्मिता और कुसुम उन कपड़ों को अपना लेते हैं। फिर एक दिन जब वो दोनों परागी से मिलने उसके ससुराल आते हैं, तभी उन दोनों ने पुराने ही कपड़े पहने होते हैं और वहां पर नैना भी मौजूद होती है। अरे नहीं, इन्हें भी अभी आना था क्या? ऊपर से इन दोनों ने तो मेरे दिए हुए कपड़े भी नहीं पहने। हे भगवान, ये दोनों तो मेरी नाक कटवा कर ही रहेंगे। परागी अब अपना सर पकड़ लेती है। कुसुम और अस्मिता को आए देखकर नैना मुंह बना लेती है। ओह गॉड परागी, मैं निकलती हूँ, बाद में मिलते हैं, क्योंकि मैं अब यहाँ पर और नहीं रुक पाऊंगी। प्लीज डोंट माइंड। हाँ बाय। अरे लेकिन नैना, परागी कुछ और कहे, उतने में नैना वहां से चली जाती है। ये सब क्या है? आप दोनों को मैंने साफ शब्दों में कहा था ना कि आप जब भी मेरे ससुराल आओगे तब नए कपड़े पहनकर ही आना, जो मैंने आपको पहले से दिलाए हैं। लेकिन नहीं, आप दोनों को तो मैं जो भी बोलती हूँ आप तो उसका उल्टा ही करते हो। लेकिन परागी, हम तुम्हारे ससुराल के पास के बाजार में आए थे, इसीलिए सोचा कि जाते जाते तुमसे मिलते जाए। अगर हम किसी खास अवसर पर आते तो हम वो नए कपड़े ही पहन कर आते। वही तो,
अब रोजमर्रा की जिंदगी में इतने महंगे कपड़े पहनने लगे तो कैसे चलेगा बेटा? वो कपड़े तो तीज त्योहार जैसे अवसर पे ही सही लगेंगे। हे भगवान, आप लोग समझते क्यों नहीं? अब इसमें क्या समझना है? पागल वागल हो गई है क्या? वो तीनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर सिंधुरा आती है। क्या हुआ परागी? कोई चिंता वाली बात है क्या? तुम इस तरह से परेशान होकर क्यों बात कर रही हो इनसे? वो माँ जी, दरअसल माँ ना आजकल ठीक से खाना ही नहीं खाती और तो और समय से अपनी दवाई भी नहीं लेती। इसीलिए मैं उन्हें समझा रही थी कि ऐसे कैसे चलेगा। आपको खुद को भी ख्याल रखना ही होगा अपनी सेहत का। परागी ने बिल्कुल सही कहा। देखा समदन जी, कितनी प्यारी है आपकी बेटी। जी, और समदन जी, जान है तो जहान है, इसीलिए प्लीज अपनी सेहत का ध्यान रखा कीजिए। बेवक्त खाना और दवाई खाने से आपकी सेहत पर बुरा असर हो सकता है। हाँ समदन जी, आपने सही कहा। अच्छा आप लोग बैठिए, तब तक मैं एक फोन करके आती हूँ। ठीक है। इतना कहकर सिंधुरा वहां से चली जाती है। देखिए, आज आप दोनों के ये मामूली से कपड़े देखकर ही मेरी सहेली ने ना मुंह बनाकर चली गई। इसीलिए कह रही हूँ कि अगली बार से अगर आप मेरे ससुराल में आओ तो प्लीज महंगे ही कपड़े पहन कर आना और भगवान के लिए मान चाहिए। और अगर आपके पास कोई कपड़े नहीं होंगे तो मुझे बताना, मैं आप दोनों को नए कपड़े दिला दूंगी। पर मेरी ऐसी इज्जत खराब मत करना। ये तुम क्या बोल रही हो परागी? क्या हो गया है तुम्हें? तभी परागी को कॉल आता है और वो वहां से चली जाती है। माँ जी, अमीर ससुराल में आने के बाद मुझे परागी के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। हाँ स्मिता, तू बिल्कुल सही कह रही है। अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब मेरी बेटी बोल रही है। पता नहीं इसकी सोच में इतना बदलाव कैसे आ गया। फिर अगले दिन ये मेरे मायके वाले तो हर बार मेरे घर आते ही रहेंगे। आखिर मैं अपनी बेइज्जती कितनी बार सहन करके लूं? लेकिन अब बस मुझे इन्हें हमेशा हमेशा के लिए सुधारना ही होगा और इन लोगों को भी हाई क्लास लोगों की तरह ही बनाना होगा। और ये सब कैसे करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। फिर परागी उन लोगों को एक बड़े से 5 स्टार रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। पहले मैं स्टार्टर ही मंगवाती हूँ, फिर उसके बाद रोटी सब्जी खाएंगे। अरे नहीं परागी बेटा, तेरे ससुराल में जब हमने वो स्टार्टर खाया था तब उससे ही मेरा पेट भर गया था। तो फालतू में इस स्टार्टर पे पैसे बर्बाद मत कर और सीधा खाना ही मंगवा ले। क्यों अस्मिता? हाँ माँ जी। और परागी, तुम्हें स्टार्टर खाना है तो खाओ, लेकिन हम तो सीधे खाना ही खाएंगे। अरे क्या अब भी? चलो ठीक है, खाना ही मंगवाती हूँ मैं। फिर परागी खाना ऑर्डर करती है। और भाभी, कैसी है सब्जी? अच्छी है परागी। होगी भी क्यों नहीं, ये पूरे 900 रुपए की है। क्या 900 रुपए? बाप रे, लेकिन ये सब्जी इतनी महंगी होकर भी इसमें नमक और मसाला कम सा लग रहा है। अरे ये कैसा खाना है? इससे अच्छा खाना तो हमारे घर के बगल वाले भोजनालय में मिलता है। अरे वहां पर तो 900 रुपए में पूरे मोहल्ले का खाना हो जाता है, वो भी पेट भरकर। अरे धीरे बोलो ना माँ, सब हमें ही देख रहे हैं। ओ भाई, इधर आओ तो जरा। ओ गॉड। यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? अरे अंग्रेज की औलाद, हिंदी में बात कर। माफी चाहता हूँ मैम, बताइए क्या चाहिए आपको? ये सब्जी पूरे 900 रुपए की है, पर इसमें नमक मसाला और मिर्च सब कुछ कम है। एकदम फीकी सी लग रही है ये। अरे ऐसा खाना खिलाते हैं क्या अपने ग्राहकों को? प्लीज माँ, यहाँ पर तमाशा मत कीजिए। अरे चुप रहे तू, जब से अमीर बन गई है तब से पागल हो गई है। ओ भाई, ये लो, अपने रसोई घर में जाकर ये सब्जी फिर से पकाओ और एकदम स्वादिष्ट बनाकर लाना, वरना हम पैसे नहीं देंगे। पर मैम, हमारे यहाँ पर सब्जी तो ऐसी ही बनती है। अरे लेकिन ऐसी कैसी बनती है? मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने इन गवारों को परिवर्तित करने का सोचा, जबकि ये लोग तो कहीं भी ले जाने के लायक ही नहीं है। माँ, चलिए यहाँ से हम किसी मामूली रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं।
चलिए। लेकिन परागी, अरे पर, मैंने कहा ना, चलिए यहाँ से। फिर परागी उन लोगों को वहां से लेकर जाती है और बाहर आकर कुसुम को बहुत सुनाती है। फिर एक दिन एयरपोर्ट पर, आज तो मैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़े क्लाइंट को पिक करने आई हूँ। इनके सामने मेरा थोड़ा भी इंप्रेशन खराब नहीं होना चाहिए, वरना इसका असर दिल पर हो सकता है। हेलो परागी। हाय मिस्टर रहेजा, वेलकम टू इंडिया। थैंक यू परागी, पर आप क्यों मुझे लेने आई? मैं इंडिया में कई सालों तक रह चुका हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ का सब कुछ पता है। एनीवेज, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम मिस्टर रहेजा। चलिए, मेरी कार वहां पर है, चलो। लेकिन जब वो दोनों कार के पास जाते हैं तभी, अरे मैडम जी, टायर तो पंक्चर हो गया है। मैंने मैकेनिक को बुलाया है, तो वो 15 से 20 मिनट में आता ही होगा। ओह नो, इसे भी अभी होना था क्या? कोई बात नहीं परागी, हम थोड़ी देर रुक जाते हैं। अरे नहीं मिस्टर रहेजा, हम दोनों कैब में जाते हैं। वो रही कैब। अब परागी बिना देखे ही कैब में बैठ जाती है और उस कैब को चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका भाई सोहम होता है। अरे परागी, तुम यहाँ पर? अरे सोहम भाई, आप? पर आप ये गाड़ी क्यों चला रहे हो? आपको तो इस वक्त नौकरी पर होना चाहिए था। अरे नहीं परागी, मेरी वो नौकरी छूट गई है, इसलिए मैंने ये काम शुरू किया है और आज मेरा दूसरा दिन है। और तुम्हें माया अस्मिता ने कुछ बताया नहीं क्या? ओह, तो ये आपका भाई है। अरे आप तो इतने बड़े कंपनी की सीईओ हो और आपका भाई एक मामूली सा कैब ड्राइवर। वो खैर छोड़ो, चलो चलते हैं अब। फिर मुझे शाम के 4 बजे दूसरी जगह भी जाना है। ठीक है मिस्टर रहेजा। अब पूरे रास्ते में सोहम बस परागी से ही बातें करता है, जिससे वो काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। फिर बाद में, ये सब क्या था भाई? आज आपके कारण मेरा क्लाइंट पर कितना खराब इंप्रेशन पड़ गया। अरे आप में थोड़ी सी तो अकल होनी चाहिए ना। आप अनजान बनकर बात करते मुझसे, लेकिन नहीं, आपने उस क्लाइंट के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ना जाने वो क्लाइंट अब मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। ये तुम क्या बकवास कर रही हो परागी? भला मेरे कारण तुम्हारी इज्जत मिट्टी में कैसे मिल सकती है? एक वक्त था जब तुम सबकी इज्जत किया करती थी, लेकिन आज जब तुमने मुझे कैब ड्राइवर बने हुए देखा तो तुम्हारी इज्जत खराब हो गई। वाह, अमीर होने के बाद तो तुम घमंडी बन चुकी हो। नहीं भाई, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा, तुम गलत ही हो परागी। जरा खुद ही सोचो कि तुम कैसा बर्ताव कर रही हो आजकल, और तुम ये भूल रही हो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। लेकिन भाई, अगर आपको काम चाहिए था तो आप मुझसे कहते ना, मैं आपको किसी अच्छी जगह पर काम दिला देती। अरे एक कैब ड्राइवर की कोई इज्जत नहीं करता। आप एक बार मेरी जगह खड़े रहकर देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि मैं सही हूं और कुछ गलत नहीं बोल रही। देखो परागी, मैं तुम्हें अब कुछ नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अब मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। चली जाओ अपनी कंपनी में। अब सोहम गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फिर बाद में जब कुसुम और अस्मिता को इन सब के बारे में पता चलता है, तब वो दोनों भी बहुत चौंक जाती है। बाप रे, ऐसा कैसे बोल सकती है वो? माँ जी, आपकी बेटी अब हद पार कर रही है। पता नहीं अमीर होने के बाद खुद को क्या समझ रही है। उसे तेरे साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था सोहम, लेकिन अब बस, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फोन करके खूब सुनाऊंगी। अरे जाने दो ना माँ, उसे कुछ मत कहिए, क्योंकि अभी वो सब उसके लिए नया नया है और वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। थोड़े दिन रुक जाइए, वो अपने आप पहले जैसी हो जाएगी। और अभी आप अगर उसे कुछ बोलने जाओगी तो वो और ज्यादा गुस्सा करेगी। अरे पर, मैंने कहा ना माँ, वैसे भी मुझे उसकी बातों का कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरे लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। परागी थोड़ा डगमगा रही है, पर उम्मीद है कि वो फिर से सही राह पर आ जाएगी। नहीं सोहम, परागी ने इस बार जो भी किया है वो बहुत गलत किया है। अस्मिता बिल्कुल सही कह रही है। चल मेरे साथ, आज तो मैं उस परागी का सारा घमंड उतार के ही रहूंगी। अरे पर माँ,
अस्मिता, अरे रुक जाओ। हे भगवान, ये दोनों भी ना। मुझे इनको ये बात बतानी ही नहीं चाहिए थी। अब कहीं और कलेश ना बढ़ जाए। परागी अपने ससुराल में सहेलियों के साथ किट्टी पार्टी एंजॉय कर रही होती है और तभी वहां पर कुसुम और अस्मिता आ जाते हैं। क्यों रे घमंडी लड़की, अपने बड़े भाई से इतनी बदतमीजी से बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? बदतमीजी? अरे इसने तो सरासर सोहम का अपमान किया है। हमें तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी परागी। अरे इतनी जल्दी तो मौसम भी नहीं बदलते जितना कि तुम शादी के बाद बदल गई हो। ओह गॉड, टिपिकल चौलकी लोगों की तरह लड़ रहे हैं ये लोग। हीउ, मुझे तो इनकी आवाज सुनकर ही बड़ा अजीब सा लग रहा है। अरे आप दोनों की अकल क्या घुटनों में है क्या? चलिए बाहर बाहर ही बात करते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे अपनी सहेलियों के सामने कोई तमाशा नहीं चाहिए। फिर परागी उन्हें बाहर लेकर आती है। देखो माँ, मुझ में कोई घमंड नहीं आया है, पर मैं आप लोगों के साथ ऐसा बर्ताव इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि अब मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। अरे आप लोगों में तो जरा से भी मैनर्स नहीं है कि कहाँ पर कैसे कपड़े पहनकर जाना चाहिए, किससे किस तरह से बात करनी चाहिए। और भाई को भी मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। अरे अगर उन्हें काम चाहिए था तो वो मुझसे मांग लेते ना। यूं गाड़ी चलाने की क्या जरूरत थी उन्हें? अरे शादी के पहले तो तुम ही कहती थी ना कि हर काम एक समान होता है, और आज तुम ये सब कह रही हो। वाह, इतनी दोगली हो गई हो तुम परागी। अरे भले ही हम लोग ढंग के कपड़े नहीं पहनते हैं, ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, पर हमारी सोच और हमारा मन तेरे जैसा बिल्कुल नहीं है। अरे तो पहले जितनी अच्छी थी उससे कई गुना ज्यादा बुरी बन चुकी है तू, और तेरा यही अहंकार तुझे अंत में बर्बाद करके रखेगा। देख लेना। शुभ शुभ बोलिए माँ, बेवजह मुझ पर मत बरसिए। मैं कोई बुरी नहीं हूं। देखो परागी, तुम्हारी नजर में तुम जो भी कर रही हो वो सही होगा, लेकिन अगर मैं सच कहूं तो तुम खुद की बर्बादी की शुरुआत कर चुकी हो। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दौलत शोहरत तुम्हारे सर पर इस कदर सवार हो जाएगी। बस कीजिए, बहुत सुन लिया मैंने आप लोगों का। अरे आप लोगों से तो रिश्ता ही नहीं रखना चाहिए। आप लोगों के कारण आज फिर से मेरी सहेलियों के सामने नाक कट गई। अरे एक बार भी आप लोगों ने मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया। हर वक्त बस मेरा बुरा ही करते आए हो, और आज मुझे बुरी कह रहे हो। लेकिन अब बस, बहुत हुआ। अब मुझे आप जैसे लो क्लास वाले लोगों के साथ कोई नाता नहीं रखना, और आज के बाद आप लोग मेरे ससुराल मत आना, और प्लीज मुझे फोन या मैसेज भी मत करना। क्या? अरे नालायक, तू क्या हमसे नाता तोड़ेगी? हम खुद तुझसे नाता तोड़ते हैं। मर गई तू हमारे लिए, लेकिन आज तूने बहुत अच्छा काम किया है। आज के इस दिन को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। चल अस्मिता। हाँ हाँ जाइए, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कुसुम और अस्मिता वहां से चले जाते हैं। अब परागी अपने मायके वालों से बातचीत करना बंद कर देती है। ऐसे ही एक दिन, ये देखिए मैडम, मेरा बेटा कल ही जन्म हुआ है इसका, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको ही उसकी तस्वीर दिखाऊं। अरे क्या तुम भी? तुम्हें बेटा हुआ है तो मैं क्या करूं उसमें? अब जाओ यहां से, और दिमाग मत खाओ मेरा, इडियट। पर मैडम, अरे जाओ ना यार। फिर वो नौकर वहां से चला जाता है, और ये सब सिंधुरा और इंद्रजीत देख लेते हैं। ये परागी को क्या हो गया है? कभी कभी तो ये लड़की बड़ा अजीब सा बर्ताव करती है। ऐसा नहीं है सिंधुरा, काम की थकान के कारण कभी कभी इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, और परागी भी तो एक इंसान ही है ना। फिर भी इंद्रजीत जी, परागी चाहे कितनी भी थकी हारी क्यों ना हो, वो हर किसी के साथ विनम्रता से ही पेश आती है। अरे बाबा, आजकल कंपनी का लगभग आधे से ज्यादा काम वही संभाल रही है, और अब वो सीईओ बन चुकी है, और उसके कंधे पर कोई कम जिम्मेदारियां नहीं है। तुम जरा उसे समझने की कोशिश करो। ऐसे ही एक दिन ऑफिस में, ये देख परागी, मैंने आज टिफिन में तेरी पसंद की साबूदाना खिचड़ी लाई है। तुझे ये बहुत पसंद है ना? चल साथ मिलकर खाते हैं। नहीं रुचिता, अब मैं इस कंपनी की सीईओ बन चुकी हूँ, इसीलिए मुझे परागी नहीं बल्कि मैम कहकर पुकारो।
क्या? अरे तू पागल हो गई है क्या? ज्यादा होशियारी मत मार। तू मेरी सहेली थी है और हमेशा रहेगी। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। सहेली होंगी कंपनी के बाहर, लेकिन यहाँ पर मैं तेरी बॉस हूँ, इसीलिए अपनी हद में रहकर बात कर मुझसे। और अब जा यहाँ से। नॉनसेंस कहेगी। पर आगे की बातों का रुचिता को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। और ये सब इंद्रजीत देख लेता है। परागी ने तो उस दिन भी घर के नौकर के साथ बदतमीजी से बात की थी और अब यहाँ ऑफिस में भी उसने यही किया। क्या परागी वाकई में बदल गई है? अब इंद्रजीत काफी चिंतित हो जाता है। फिर एक रोज जब सिंधुरा और परागी बाजार से खरीदारी करके वापस अपने घर की तरफ लौट रही होती है, तभी अरे परागी बहू, यहाँ पास में ही तुम्हारा मायका है ना, तो चलो। समधन जी से बड़े दिनों से मैं मिली नहीं हूँ। अरे जब जब समधन जी और अस्मिता हमारे घर के पास आती है तब तब वो हमसे मिलने जरूर आती है और इसीलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनसे मिल के आए। अरे नहीं माँ जी, मुझे वहां पर नहीं जाना है। लेकिन क्यों बहू, वो तो तुम्हारा मायका है ना। कमाल है, हर लड़की अपने मायके जाने के लिए पागल होती रहती है और तुम हो कि इतनी परेशान होकर मना कर रही हो। आखिर क्या बात है बहू? अब क्या बताऊं माँ जी, दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए मुझे घर जाना है और जी भर के आराम करना है। प्लीज चलिए ना। अरे बाप रे। हाँ माँ जी, हम फिर कभी यहाँ आ जाएंगे। वैसे भी माँ और भाभी कहाँ भागी जा रही है और मुझसे तो अब खड़ा भी नहीं रहा जा रहा। थकान के कारण कमजोरी आ गई है। ठीक है बहू, तू फिक्र मत कर, हम अभी घर चलते हैं, फिर तू आराम करना, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं स्टाफ मेंबर से कह के तुम्हारे लिए काढ़ा बनवाऊंगी, उसे पीकर तुम्हें ताकत भी आ जाएगी। ठीक है माँ जी, थैंक यू सो मच। इस तरह झूठ बोलकर परागी सिंधुरा को मायके जाने से रोक लेती है और वो दोनों वापस अपने घर चले आते हैं। वही परागी के मायके में। देखा ना तूने, वो लड़की तो माफी मांगने तक वापस नहीं आई और तू बहुत बोल रहा था कि वो सुधर जाएगी। और नहीं तो क्या, परागी ने तो हमारा भरोसा ही खो दिया है और अब अगर वो यहाँ पर माफी मांगने भी आ जाए तो भी हम उसे माफ नहीं करेंगे। शायद आप दोनों सही कह रही हो, मुझे उम्मीद थी कि वो सुधर जाएगी, पर जाने दो, उसके कर्म उसके पास, लेकिन हमें अच्छे कर्म करने हैं। लेकिन ये अहंकार हर इंसान को अंत में कहीं का नहीं छोड़ता और परागी ने हमारे मन को ठेस पहुंचाकर बहुत गलत किया है। अरे मैं तो भूल ही चुकी हूँ कि मेरी कोई बेटी भी है। अब से मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और वो परागी मर चुकी है मेरे लिए। और देख बहू, तुझे अगर उसका कॉल या मैसेज आ जाए तो उसका कोई जवाब मत देना। ठीक है माँ जी। दिन ब दिन परागी का बर्ताव वाकई में बहुत बिगड़ता जाता है। फिर एक सुबह बंगले के गेट पर एक भिखारी आता है। अरे दीदी, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा खूब भला करेगा। बहुत दिनों से भूखा हो और मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। भगवान के लिए कुछ खाने को दे दो दीदी। छी, अरे ओ घटिया भिखारी, पता नहीं किस नाली से मुंह उठाकर आए हो। अरे दफा हो जाओ यहाँ से। और तेरी हिम्मत भी कैसे हुई जो मेरे घर के आसपास मंडरा रहे हो? ये तेरी झोपड़ी नहीं है, मेरा बंगला है और मैं इस बंगले की बहुरानी हूँ। ऐसा मत कीजिए दीदी, आप तो अमीर हो, आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मैंने तो पहले भी आपको लोगों की मदद करते हुए देखा है, इसलिए आपके पास आया हूँ। मुझ जैसे लाचार की भी मदद कर दीजिए। बिल्कुल नहीं। अरे तब तो मैं बेवकूफ थी, लेकिन अब मुझ में समझ आ चुकी है। अरे तुम जैसे भिखारी तो हर किसी से एक एक रुपए लेकर मस्त बिजनेस चलाते हो और तुम्हारे तो हाथ पैर भी सलामत हैं। तो जाकर कोई काम करो, ऐसे सड़कों पर भीख मांगने की क्या जरूरत है तुम्हें? और अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो निकल जाओ यहाँ से। अब परागी उस भिखारी के मुंह पर गेट बंद कर देती है और ये सब सिंधुरा ऊपर बालकनी से देख लेती है और वो काफी चौंक जाती है। हे भगवान,
परागी में इतना बड़ा बदलाव, लेकिन ये कैसे हो सकता है? फिर एक रोज, देखो परागी, आज तो मैं एकदम फ्री हूँ, तो तुम भी कोई काम मत करो, और अगर तुम्हें कोई काम हो तो वो कल कर लेना। चलो, आज हम दोनों मस्त घूमने चलते हैं। नहीं तुषार, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरे पास बहुत सारा जरूरी काम पड़ा है और मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू का समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में मेरा काम ही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या? परागे की बातों से तुषार उदास हो जाता है। अरे अब यूं पागलों की तरह यहाँ खड़े होकर मुझे घूर क्या रहे हो? अब जाओ यहाँ से और अकेले ही घूम कर आओ। ठीक है परागी, मत आओ तुम। काम काम काम, बस काम से ही प्यार है तुम्हें। अपने पति की तो तुम्हें कुछ भी नहीं पड़ी। देखो तुषार, तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन मैं अब तुम्हें मनाने में अपना समय व्यर्थ नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे पास सच में बहुत काम पड़ा है। तुषार अब वहां से चला जाता है और परागी बस अपना काम ही करती रहती है। फिर एक रोज जब घर में पूजा होने वाली होती है, तभी, अरे परागी, कहाँ गई थी तू बेटा? और ये क्या लेकर आई है? ये मैंने नए कपड़े लाए हैं माँ जी। अच्छा मैं अभी आई, हाँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, बाद में मिलती हूँ आपसे। ठीक है बहू, चलो अच्छा है। परागी ने अपने लिए पूजा के दिन पहनने वाले कपड़े भी ले लिए। अब कल हम दोनों खरीदारी करने जाएंगे। जी ठीक है। अब इस बार की पूजा में परागी और तुषार दोनों साथ में बैठेंगे और उनकी ये शादी के बाद की पहली पूजा होगी, इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी सिंधुरा। अरे आजकल की बहुएं तो पूजा पाठ करती भी नहीं, लेकिन हमारी बहू एकदम अलग है। वो काफी पूजा पाठी और नेक दिल है। ईश्वर हम पर ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखे। लेकिन पूजा के दिन परागी हॉल में छोटे कपड़े पहनकर आती है और उसे वैसे हाल में देखकर सबके सब चौंक जाते हैं। ये तूने क्या पहना है परागी? तुम्हें याद तो है ना, आज हमारे घर पर पूजा है। लेकिन माँ जी, मैं तो अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, इसीलिए मैंने ये कपड़े पहने हैं। अरे ये तू क्या बोल रही है? हमें लगा था कि तू पूजा में पहनने के लिए नए कपड़े लाई है, लेकिन असल में तो तुमने घूमने जाने के लिए नए छोटे कपड़े लेकर आए। लेकिन परागी, जब तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि घर में पूजा होने वाली है और तुम्हारा यहाँ पर होना बहुत जरूरी है, तो फिर तुम बाहर कैसे जा सकती हो? माफ कीजिए पापा जी, लेकिन मेरा बाहर जाने का प्लान पहले से बन चुका था और माँ जी तो लास्ट मिनट पर पूजा रख देती है। अब आप ही बताइए कि मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? अपनी सहेलियों को मना कर दूं क्या? नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। हमने एक बहुत बड़ा 5 स्टार रिसोर्ट बुक किया है और एक रात के लिए हमने पूरे 50,000 रुपए दिए हैं। पर आगे किसी की भी बातों को कोई महत्व नहीं देती और पूजा छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली जाती है। क्या ये वही परागी है जिसे हमने अपनी बहू बनाया था? जो औरत अपने घर परिवार को सबसे ज्यादा महत्व देती थी, आज वही औरत बाहर वालों को ज्यादा महत्व देने लगी है। आप सही कह रही हो माँ। परागी के हाव भाव हद से ज्यादा बदल चुके हैं, जो कि बहुत गलत बात है। अरे उसे तो कोई भी नहीं कह रहा कि अपनी सहेलियों के साथ मत जा, ये मत कर या वो मत कर, पर घर परिवार को भी महत्व देना जरूरी है ना। जिस तरह से उसमें बदलाव आया है, वो देखकर मुझे अब बहुत चिंता हो रही है। अब कुछ दिनों के बाद परागी का जन्मदिन आता है, जिस अवसर पर सब उससे नाराजगी भूलकर बड़े ही प्यार से पेश आते हैं। हैप्पी बर्थडे परागी, खुश रहो। थैंक यू माँ जी। और परागी, मैंने हमारे फ्रेंड्स और कलीग को सबको इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन बस तुम्हारे घर वाले रह गए हैं। तुमने उन लोगों को इन्फॉर्म तो कर ही दिया होगा, क्यों? अरे नहीं तुषार, वो लोग तो गांव गए हैं। वो अस्मिता भाभी के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, काफी गंभीर हालत हो चुकी है उनकी, इसीलिए वो लोग वहीं पर गए हैं। अरे बाप रे, उनसे कहना कि ध्यान रखे और किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो हमसे बेझिझक होकर कहे। हाँ पापा जी, मैं कह दूंगी उन्हें,
परागी सबसे झूठ कहती है, जिसे वो लोग सच मान लेते हैं। जब से मेरे मायके वाले नहीं आ रहे, तब से कितनी शांति हो गई है मेरी जिंदगी में। वरना उनके होते हुए हर फंक्शन में कोई ना कोई कलेश होता ही रहता। फिर कुछ दिनों के बाद बाजार में तुषार कुसुम से मिलता है। अरे माँ जी, आप सब ठीक तो है ना? कब आए आप गांव से? गांव से? पर दामाद जी, हम तो कभी गांव गए ही नहीं। लेकिन परागी तो बता रही थी कि आप लोग गांव गए हैं। वो अस्मिता भाभी के पिताजी की तबीयत काफी खराब हो चुकी है ना, इसीलिए। उसके जन्मदिन के वक्त की ही बात है ये। नहीं नहीं, ये सरासर झूठ है। हम तो यहीं पर थे। और तो और अस्मिता के पिता की तबीयत भी एकदम सही सलामत है। क्या? तो फिर परागी ने हमसे झूठ क्यों कहा? क्योंकि उसे हमें वहां पर बुलाने से शर्मिंदगी महसूस होती है, इसीलिए उसने झूठ बोला। कुसुम के मुंह से ये बातें सुनकर तुषार अब दंग रह जाता है और घर जाकर वो परागी से इस बारे में बात करता है। देखो परागी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो लोग यहाँ पर आए और मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाए। अरे उन लोगों में तो जरा सी भी तमीज नहीं है, ना ही बात करने की और ना ही रहन सहन की। तो और मैं क्या करती? और उन लोगों को तो ये समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं अब अमीर हो चुकी हूँ और मेरी लाइफस्टाइल बदल चुकी है। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो परागी? तुम्हें कोई अंदाजा भी है क्या? हाँ तुषार, मुझे पूरा अंदाजा है और मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। बकवास बंद करो परागी। अरे तुम्हें हमने तुम्हारी अच्छाई देखकर चुना था, लेकिन अब शादी के बाद हमें लगा नहीं था कि तुम इस तरह से बदल जाओगी। अरे जो लड़की अपने सगे घर वालों की ना हो सकी, वो हमारी क्या होगी? बस कीजिए माँ जी, अब आप शुरू मत हो जाइए। अरे मैं आपकी बहू हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन में आए बोलती जाओ। बस बहुत हो गया परागी, अब हम तुम्हारी कोई नौटंकी सहन नहीं करेंगे। अरे इतना सब होने के बाद तुम माफी तो क्या, शर्मिंदगी भी महसूस नहीं कर रही? हाँ नहीं कर रही, जो है सो है। और अब मैं कोई झूठा नाटक नहीं कर सकती। तो निकल जाओ यहां से। क्या? सही सुना तूने, और अच्छा ही हुआ जो तुम्हारा ये असली रूप हमारे सामने आ गया। अरे इतने दिनों से हम हर एक चीज को नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन अब और नहीं। अब पानी सर के ऊपर जा चुका है और आज के बाद तुम्हारी इस घर में और हमारी जिंदगियों में कोई जगह नहीं है। अरे नहीं माँ जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। तुषार, तुम तो कुछ बोलो ना इन्हें। माँ जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब परागी बहुत घबरा जाती है और वो उनसे खूब विनती करती है, पर उसे माफी नहीं मिलती और इस तरह अंत में वो मायका और ससुराल दोनों खो देती है।